हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। ह्यूमन एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट के बाद जो नेक्स्ट डिस्कशन करना है हमको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का करना है। शुरू करने से पहले मैं हमजा यूबी, फाउंडर स्पीकर इकोनॉमिक्स ऑन द मूव, आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जितने भी डिस्कशन हमने किए हैं वो डिटेल में हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे आज हमें क्या चर्चा करना है, और क्या टॉपिक इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Okay, everyone. So the very first question that arises that what is this human capital formation? ये human capital formation होता क्या है? ये सबसे पहली चीज है जिस पे हमको बात करने की जरूरत है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होती क्या है। देखिए, सबसे पहले तो ऑब्वियस ही बात करें कि ऑल ऑफ अस आर ह्यूमंस, ठीक है, विच आर द क्रिएशन ऑफ गॉड। लेकिन एक ह्यूमन जो होता है ह्यूमन कैपिटल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है अगर उसको प्रॉपर चीजें प्रोवाइड की जाए, प्रॉपर चीजें मुहैया किया जाए, तो वो ह्यूमन से ह्यूमन कैपिटल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो पहले ह्यूमन कैपिटल को देख लेते हैं कि ह्यूमन कैपिटल रिफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टीज of a nation at a particular point of time. It is the sum total of skill and expertise of engineer, doctor, teacher, and worker of all type who are engaged in the process of production. Okay. अब देखिए, यहाँ पे पहली बात तो ये समझने वाली है कि ह्यूमन कैपिटल की जब हम बात कर रहे हैं तो ये क्या है? स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टीज, यानी एक एट अ टाइम में कितने आपके पास स्किल्ड फुल लोग, कितने आपके पास एक्सपर्टीज एक देश के अंदर हैं। It is the sum total of skill and expertise of engineer, doctor, teachers and workers of all type who are engaged in the process of production. यानी वो सारे लोग जो कि किसी तरीके का स्किल रखते हैं, किसी तरीके की एक्सपर्टीज है उनके पास, कुछ टैलेंट है उनके पास, और जो किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम होता है। देखिए, तो ये आपसे पूछ सकता है कि ह्यूमन कैपिटल जो है वो स्टॉक का कंसेप्ट है कि फ्लो का कंसेप्ट है। तो याद रखिएगा कि ये स्टॉक का कंसेप्ट है, पहली बात। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्संस हु हैव द स्किल, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस विच आर एसेंशियल फॉर द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में हम देखते हैं कि नंबर ऑफ पर्संस स्किल, एजुकेशन और एक्सपीरियंस एक्वायर करते हैं। और इसकी जरूरत यह है क्योंकि जब आप किसी भी कंट्री के पास बहुत ज्यादा स्किलफुल लोग, बहुत हाईली एजुकेटेड लोग, किसी सब्जेक्ट या किसी चीज को लेके बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग होंगे तो वो देश की आर्थिक व्यवस्था में अच्छा कंट्रीब्यूशन करेंगे, और साथ ही साथ इसी में वो लोग होंगे जो पॉलिटिक्स का पार्ट बनेंगे और देश को अच्छी तरीके से एक प्रॉपर ट्रैक पे आगे लेके जा पाएंगे। नेक्स्ट बात करें कि सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, यानी हमने तो ये बात कर लिया कि भाई ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ये कि वो लोग जो कि स्किलफुल हैं, वो लोग जो कि एजुकेटेड हैं, वो लोग जिनको किसी ना किसी प्रकार का एक्सपीरियंस है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके। तो सवाल ये है कि सोर्स क्या होता है, ये कैसे बनाए जाते हैं, इस तरीके के लोग कैसे तैयार किए जाते हैं। तो सबसे पहले क्या है? एक्सपीरियंस, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यानी सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बड़े पैमाने पे एजुकेशन पे पैसा खर्च होना चाहिए। अब एजुकेशन बजट 2022, आगे मैंने 23 के बारे में भी चर्चा कर लिया, ये लास्ट ईयर का मैं डेटा बता रहा हूं कि हैज बीन अलोकेटेड 1,24,278 करोड़, अ राइज ऑफ 11,054 करोड़ फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। यानी सबसे पहले इफ यू वांट टू क्रिएट अ बल्क कंट्री विच हैज गॉट अ लॉट ऑफ स्किलफुल, लॉट ऑफ एजुकेटेड पीपल, तो यहाँ पे जरूरी ये होता है कि आपके पास एजुकेशन का एक प्रॉपर माहौल होना चाहिए, और उसके लिए यह है कि गवर्नमेंट बड़े पैमाने पे पैसा पैसा खर्च करने के लिए तैयार हो। हेल्थ की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने 2021-22 में जो पैसा खर्च किया था वो 4.7 लाख करोड़ था हेल्थ पे। यानी ये भी बहुत जरूरी है। यानी आपकी जो पॉपुलेशन होनी चाहिए, जो न्यूली एज्ड पॉपुलेशन होती है, न्यूली एज्ड पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन को
प्रॉपर जो मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए वो प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी मिलनी चाहिए। नहीं तो पता ये चलेगा कि एक आबादी का बड़ा हिस्सा जो है वो हैंडीकैप हो जाएगा, और वो जो पॉपुलेशन आपके लिए एक एसेट साबित हो सकती थी वो पॉपुलेशन एसेट की जगह लाइबिलिटी प्रूफ हो जाएगी। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करिए। आप लोग एजुकेशन पा चुके हैं, अब उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग का माहौल उनको दीजिए ताकि वो प्रॉपरली एक तरीके से एजुकेटेड हो पाए, प्रॉपरली ट्रेंड हो पाए किसी सब्जेक्ट को लेके, और कुछ अच्छा कर पाए किसी भी एरियाज में। इसीलिए हमने देखा कि जो स्किल्ड इंडिया जो ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया गवर्नमेंट ने, स्किल इंडिया, उसका मकसद यही था कि लोगों को थोड़ा स्किलफुल किया जाए। जो अगर आप बस 12th पास हैं तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दे दी जाए ताकि आप कुछ किसी भी सेक्टर में कुछ अच्छा कर सके। स्टडी प्रोग्राम फॉर अडल्ट्स, यानी वो लोग जो कि 12th पास कर चुके हैं, बिकॉज ऑफ सम और दी अदर रीजन वो अपनी पढ़ाई नहीं कंटिन्यू कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट ने नाइट स्कूल, सोशल एजुकेशन प्रोग्राम, फार्मर्स फंक्शनल लिटरेसी प्रोग्राम, नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, ये कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम, इस टाइप के बहुत सारी स्कीम्स रन कराई ताकि लोग अगर 12th के बाद भी पढ़ाई लिखाई में दिलचस्पी रखते हैं, 12th के बाद भी अगर अपनी वो पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो वो किसी ना किसी फॉर्म में पढ़ाई को कंटिन्यू कर लें। नेक्स्ट है आपका माइग्रेशन। इट इन्वॉल्व्स inactive skill of the people who were previously living in the rural areas and now will be exploited positively because of the migration। अब देखिए ये भी एक अच्छी चीज होती है कि हमको ये बात पता है कि बहुत बड़ी तादाद जो कि रूरल इलाकों में रहती है, अगर वो रूरल इलाकों से अर्बन एरियाज की तरफ आ जाए और उनकी जो इनएक्टिव स्किल है उसको हम पॉजिटिवली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। यानी अगर हम देखें तो ऐसा कोई बंदा नहीं होगा कि जिसके सर में ज्यादा दिमाग होगा या फिर दिमाग का पोर्शन बड़ा होगा, वो अगर वो अर्बन एरिया में रहता है और रूरल इलाके में है तो उसका दिमाग का पोर्शन छोटा है या फिर वो कमजोर है। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि इट इज द राइट अपॉर्चुनिटी विच normally people living in the urban areas they are getting as compared to the rural area, so this is something which is very important। अब माइग्रेशन के लिए भी क्या है कि आपका ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम होना चाहिए वो काफी एक्टिव होना चाहिए, ताकि एक बंदा अगर छोटे शहर में रह रहा है और बड़े शहर में मूव करना चाहता है तो वो क्विकली मूव कर जाए, ताकि उसके अंदर जो भी हुनर है, जो भी क्वालिटी है, उसको वो एक्सप्लॉइट कर सके। एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है वो आपका कम्युनिकेशन होता है। यानी अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो देखिए इंटरनेट आज के जमाने की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो चुकी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यानी एवरीवन हैज अ राइट टू गेट द प्रॉपर इंटरनेट फैसिलिटी। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जहां से शूट कर रहा हूँ वो एक ईस्टर्न यूपी का एक छोटा सा इलाका है, ठीक है, छोटा सा इलाका है। अगर यहाँ पे प्रॉपर इंटरनेट फैसिलिटी नहीं होती, लेट सपोज, तो ऑब्वियसली ये जो प्लेटफॉर्म मैं रन कर रहा हूँ पिछले 2.5-3 साल से, वो नहीं रन कर पाता, क्योंकि इंटरनेट ही चाहिए मुझको वीडियोस को बनाने के लिए, वीडियोस को अपलोड करने के लिए। तो इस टाइप की और स्पेशली अगर हम देखते हैं कि जो ई कॉमर्स बहुत तेजी से फ्लरिश कर रहा है, उसमें आप अगर देखोगे तो इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्पेशली अगर मैं जियो की बात करूं तो 2016 के बाद जो एक क्रांति आई, इंटरनेट क्रांति, उसमें जियो ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, सबको इंटरनेट पहुंचा दिया है, और घर बैठ के भी आप कुछ क्रिएटिव काम कर सकते हैं, कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी अर्न कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चीज जो आपकी क्या है कि रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का रोल क्या होता है, यानी हमने लास्ट टॉपिक में तो ये पढ़ा कि भाई ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को हम बनाएंगे कैसे। नेक्स्ट चीज ये होता है कि रोल क्या प्ले करता है ये। सबसे पहली चीज क्या है कि चेंज इन द इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ। अब यहाँ पे क्या है, इमोशनल एनवायरनमेंट बिकम कंड्यूसिव टू ग्रोथ एज पीपल टेंड्स टू एक्वायर ग्रोथ ओरिएंटेड attitude, whereas material environment becomes helpful as society have a large number of people who have skilled and training workers। अब देखिए इमोशनल इन्वायरमेंट की बात करें तो इमोशनली इन्वायरमेंट की बात करते हैं, आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही पॉजिटिव हो जाएगा, और साथ ही साथ कंड्यूसिव टू ग्रोथ, यानी ग्रोथ को काफी ऊपर ले जाएगा। और सेकेंड चीज इसमें बहुत अहम होती है कि मटेरियल इन्वायरमेंट जो है वो भी जरूरी होता है कि सोसाइटी के पास एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल हो जाएंगे, और वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल काफी स्किल्डफुल होंगे, काफी ट्रेंड होंगे। मतलब वो बिल्कुल आप एक तरीके से कह सकते हो कि अनट्रेंड या अनस्किल्ड लोग नहीं रहेंगे, बल्कि बड़ी तादाद ऐसी मिलेगी जो कि काबिल रहेगी, बल्कि स्किल्डफुल रहेगी, तो वो एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं
और कहीं ना कहीं एक चेन भी क्रिएट हो सकती है इससे। हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। ओके, सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में अगर पैसा खर्च किया जा रहा है, इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो इससे जो दूसरी चीज ये होती है कि फिजिकल कैपिटल जो होती है वो आपकी काफी इंक्रीज होती है। यानी स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्स एंड स्किल्ड वर्कर्स कैन सर्टेनली हैंडल मशीन बेटर देन द अदर एंड एनहांस प्रोडक्टिविटी एंड एक्सेलरेट द पेस ऑफ ग्रोथ। अब देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि अगर आपके पास वो लोग हैं जो किसी एडवांस और किसी बहुत ही सॉफिस्टिकेटेड मशीन को बेहतर तरीके से उनको हैंडल करना जानते हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि इससे आपकी जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है, ओवरऑल आपका जो ग्रोथ है, वो काफी हाई हो जाएगा। जैसे पहले अगर आप नोटिस करिए कि आज से 30 साल 40 साल पहले जेरोक्स की कोई मशीन नहीं होती थी, तो वहां पे सारा काम मैनुअल हुआ करता था। लेकिन जेरोक्स की मशीन आई, वो लोग आए जो जेरोक्स की मशीन को संभालना, उसको रन कराना, उसको चलाना बेहतर तरीके से जानते थे, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। ओके, देन कम्स द इनोवेटिव स्किल। अब इनोवेटिव स्किल की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि लार्जर द टेक्निकल्स ग्रेटर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ इनोवेशंस इन द एरिया ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेटेड एक्टिविटी। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इनोवेटिव स्किल पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितने ज्यादा टेक्निकल्स होंगे उतना ज्यादा इनोवेशन की पॉसिबिलिटी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हम आईफोन की बात करें, ये एक बहुत बड़ा इनोवेशन है, बहुत बड़ा इनोवेशन है। अभी कुछ महीने पहले एक आर्टिकल आया था कि आईफोन यानी एप्पल एज अ कंपनी, उसका रेवेन्यू जो है वो 3 ट्रिलियन पहुंच चुका है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक सिंगल कंपनी 3 ट्रिलियन का रेवेन्यू बना रही है, यानी दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी 3 ट्रिलियन बराबर इकोनॉमी ही नहीं है। तो इनोवेशन में अगर आप पैसा खर्च करोगे तो यू विल श्योरली गेट सम गुड रिस्पॉन्स। हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी बाय इनहेंस प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ लेबर फोर्स, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंड्यूसेस ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट। अब देखो यहाँ पे बहुत जरूरी चीज है कि अगर आप लेबर फोर्स की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाओगे, उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दो, ठीक है, उनको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट दो, उनको वर्कशॉप वगैरह अगर आप कराओ, तो इससे क्या होगा कि उनका जो काम करने का तरीका होगा वो और एडवांस होगा, वो और बेहतर होगा, वो और इनोवेटिव होगा। यहाँ पे एक टॉपिक मैंने ले लिया, ऑब्वियस ये टॉपिक ऑल्दो आपकी बुक में तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने डिस्कस कर लिया कि भाई वाई इनोवेशन मैटर्स, इनोवेशन मैटर क्यों करता है। सो इनोवेशन इज एक्चुअली अ मेजर ड्राइविंग फोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक बहुत ही लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बड़ा ही ड्राइविंग फोर्स साबित होता है, साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि भाई आजकल हम देखते हैं कि इन्वायरमेंट को लेके पिछले कुछ सालों में काफी बातें हो रही है कि जो पोल्यूशन बढ़ रहा है और टेम्परेचर राइज कर रहा है। अभी देखिए रिसेंट एक रिपोर्ट आई है, बिकॉज ऑफ एडवर्स चेंज इन द टेम्परेचर, यानी हमने देखा है कि फरवरी में जो टेम्परेचर ऑल ऑफ अ सडन इंक्रीज कर गया, इसकी वजह से 30% जो फ्रूट का प्रोडक्शन है वो फॉल कर गया है, 30% फॉल कर गया। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि प्रोडक्शन अगर फॉल कर गया, इसका मतलब कि सप्लाई कम हो गई, डिमांड तो आपकी मान लीजिए कि यही चल रही है, तो इसका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो आपकी प्राइस पे पड़ेगा, प्राइसेस जो है वो जम कर जाएंगी। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी अब आपको क्या है, डेवलपमेंट है, आपको क्या है, प्रोडक्शन करना है। तो अगर आपका इनोवेशन है तो आप कुछ ऐसी फैक्ट्रियों का, ऐसी मशीनरियों का एक तरीके से आविष्कार कर सकते हो जिसकी मदद से आप देखोगे कि आप बहुत अलग टाइप का डेवलपमेंट आपका होगा। यानी एक कंट्री ऐसा होगा जिसमें पोल्यूशन कम होगा, लगातार डेवलपमेंट हो रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ नहीं होगा। अब इनोवेशन की बात करें तो इस सदी का एक बड़ा इनोवेशन स्मार्टफोन है। सोशल मीडिया की बात करें तो ये भी बहुत है। जीपीएस नेविगेशन, आप बैठे हुए किसी भी जगह के बारे में पता कर सकते हो कि उसके लोकेशन के बारे में जान सकते हो। क्रिप्टो करेंसी की बात करें, टोकनाइजेशन की बात करें, इंटरनेट की बात करें, ये एक बहुत बड़ा इनोवेशन है इस सदी का। आगे आ जाते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है कि हाउ टू फिक्स द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की जो प्रॉब्लम है, यानी हम देख रहे हैं कि देश के अंदर ह्यूमन कैपिटल का एक फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, बड़े भंडार, बड़े मात्रा में हम ह्यूमन कैपिटल जो नहीं बना पा रहे हैं। उसके पीछे एक रीजन तो ये है कि हमारी जो ग्रोथ की स्पीड है और जो हमारी पॉपुलेशन की स्पीड है उसमें काफी फर्क रह रहा है।
ग्रोथ अगर 1 2 3 4 5 6 हो रही है तो पॉपुलेशन हमारी 2 4 8 16 32 के रेशियो में बढ़ रही है। और पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से हम देख रहे हैं कि उसका जो इम्पैक्ट है वो एजुकेशन पे पड़ रहा है। राइजिंग पॉपुलेशन है तो वो लेवल ऑफ इनकम नहीं है, वो लेवल ऑफ इनकम नहीं है तो उसकी वजह से पावर्टी है तो इट लीड्स टू लैक ऑफ एजुकेशन। दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा दिक्कत इस वक्त हमें फेस करना पड़ रहा है वो है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन में क्या होता है कि इंडिया में जो अच्छे खासे काबिल लोग हैं वो यूएस भाग जा रहे हैं, वो कनाडा भाग जा रहे हैं, वो दुबई चले जा रहे हैं, वो इस टाइप की जगहों पे चले जा रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द रीजन कि इंडिया में उनको वो रिटर्न नहीं मिल पा रहा है जो रिटर्न उनको यूएस कनाडा या दुबई जैसी जगहों में मिल सकता है। नेक्स्ट, lack of job in ट्रेनिंग, लैक ऑफ जॉब एंड ऑल्सो द ट्रेनिंग इन द प्राइमरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो ये भी एक है। बात यह है कि भाई जो ट्रेनिंग है वो प्राइमरी सेक्टर में नहीं दी जा रही है, जो जॉब प्राइमरी सेक्टर में क्रिएट हो सकता है वो नहीं दी जा रहा है। प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो ये सब के सब आप देखोगे कि ये प्राइमरी सेक्टर का पार्ट होते हैं। एकेडमिक स्टैंडर्ड हमारा बहुत ज्यादा लो है और हमारा पूरा का पूरा एकेडमिक स्टैंडर्ड जो है वो थ्योरी बेस्ड है। हमारा एकेडमिक स्टैंडर्ड जो है मार्क्स बेस्ड है। कहीं पे भी अगर आप देखोगे तो प्रैक्टिकल जो अप्रोच होता है वो बहुत ही ज्यादा मिसिंग है, बहुत ही ज्यादा मिसिंग है। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट चीज क्या है कि एजुकेशन एज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यानी अगर ह्यूमंस को आपको डेवलप करना है तो उसके लिए एजुकेशन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट एक पिलर की तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे क्या, एजुकेशन इंप्लाइज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग एंड लर्निंग। इट इम्प्रूव्स नॉलेज एंड डेवलप स्किल। Education is the undercurrent of economic and social changes, and according to the census 2011, barely 74% of population is literate as against 1995% literate in the developed country. अगर हम डेवलप कंट्रीज की बात करें जिससे हम कंपैरिजन करते हैं, उनकी जो एक तरीके से आप समझ सकते हो कि जो उनके यहाँ जो एजुकेशन रेट है वो काफी हाई है। यानी 90 to 95% ऑफ द पीपल दे आर इलिटरेट एज कंपेयर टू जस्ट 74% ऑफ आवर पॉपुलेशन। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जिस प्रॉब्लम को हम समझ सकते हैं कि अगर एजुकेशन प्रॉपरली नहीं होगी तो कहीं ना कहीं टेक्निकल लोगों की, डॉक्टर्स की, इंजीनियर्स की, टीचर्स की और काबिल लोगों की हमेशा कहीं ना कहीं एक तरीके से क्राइसिस या फिर स्कैरसिटी रहेगी इकोनॉमी के अंदर। अब अगली उस पर बात कर लेते हैं कि एजुकेशन की जरूरत क्यों होती है, व्हाई इट हैज अ इम्पोर्टेंस एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। एजुकेशन प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। यानी आपको पता है कि गवर्नमेंट अपनी बहुत सारी स्कीम्स लेके आती है और उस स्कीम्स को प्रॉपरली ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने के लिए, वहां पे ये चीज जरूरी है कि वी शुड हैव दोस काइंड ऑफ citizens which are educated, and these are the citizen who can become a responsible citizen। ये बहुत जरूरी चीज होती है। नेक्स्ट, इट फैसिलिटेट यूज ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्स ऑफ ऑल रीजन्स ऑफ द कंट्री। यानी जब हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो ये भी एक जरूरी होता है कि जो हमारा एजुकेशन है, इट फैसिलिटेट यूज ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्स ऑफ ऑल रीजन इन द कंट्री। यानी एजुकेशन अगर होगी तो नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स का किस तरीके से किस जगह पे इस्तेमाल करना है वो पॉसिबल हो सकेगा। मेंटल होराइजन ऑफ द पीपल, यानी लोगों के सोचने की और समझने की जो क्षमता होती है वो एजुकेशन कहीं ना कहीं बहुत बढ़ा देती है। लोगों के कल्चरल स्टैंडर्ड्स को बढ़ा देती है, जो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स सोच होती है वो खत्म होती है। डेवलप ह्यूमन पर्सनालिटी, ह्यूमन की पर्सनालिटी का डेवलपमेंट में एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमने हमेशा से ये बात देखी है। अब देखिए नेक्स्ट उस पे आ जाते हैं कि व्हाट इज द नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन एंड हेल्थ। देखिए आमतौर पे हम देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आज के टाइम में, लेकिन फिर भी जब हम एजुकेशन और हेल्थ की बात करते हैं तो ये जरूरी चीज ये है कि एजुकेशन और हेल्थ में ऐसे लोग आगे आए, या फिर स्पेशली गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट एजुकेशन और हेल्थ को लेके खूब फ्री स्कीम रन कराए। तो फ्री स्कीम रन कराने से एक फायदा ये होता है कि बड़ी आबादी जो कि पैसे से कमजोर है, बड़ी आबादी जो कि गांव के इलाकों में रहती है, जो कॉस्टली एजुकेशन बियर नहीं कर सकती है, वो गवर्नमेंट की इन स्कीम से फायदा ले सकती है।
अब देखिए, बिकॉज दिस सेक्टर नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट विद अ वेरी हाई फिक्स एक्सपेंडिचर, ऑब्वियसली बात है कि एजुकेशन और हेल्थ में बहुत हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए, और ये हाई इन्वेस्टमेंट जो होता है ये हम प्राइवेट इन्वेस्टर्स से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल एक हाई कॉस्ट रखी जाए ताकि प्राइवेट सेक्टर उसका रिकवरी कर सके, और प्राइवेट सेक्टर की जो कॉस्ट ऑफ हेल्थ है या कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है वो सबके बियर करने की बस की बात नहीं होती। पीपल ऑफ पुअर कंट्री लाइक आर्स कैन नॉट अफोर्ड हायर प्राइस फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ। अब देखिए, गवर्नमेंट ने बहुत सारा पैसा भी खर्च किया है। लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें 86,606 करोड़ हेल्थ पे किया था, और 88,956 इस साल अनाउंस किया है गवर्नमेंट ने। इसी तरीके से अगर हम एजुकेशन की भी बात करें तो एजुकेशन पे भी गवर्नमेंट ने 9,752 करोड़ का अनाउंसमेंट किया है फॉर हायर एजुकेशन, एंड अमाउंट ऑफ 44,094 करोड़ हैज बीन मेड एज कंपेयर टू 40,000 इन द 8% इंक्रीज। ओके, तो तकरीबन गवर्नमेंट ने, अगर आप देखोगे, 8% हाइक किया है एजुकेशन पे, यानी हेल्थ पे भी काफी पैसा खर्च करने की बात की जा रही है, और एजुकेशन पे भी, जो कि गवर्नमेंट एज एन इंस्टीट्यूशन से ही पॉसिबल है। हम यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर से बहुत उम्मीद तो नहीं कर सकते हैं कि वो थोड़ा सस्ती एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। ओके, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर की अगर हम बात करें तो इंडिया में जनरल एजुकेशन की बात करें, एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करें, हायर एजुकेशन की बात करें, टेक्निकल मेडिकल कॉलेजेस की बात करें, सेकेंडरी एजुकेशन के वोकेशनलाइजेशन, यानी आप कह सकते हो कि इवनिंग कोर्सेज वगैरह की अगर हम बात करें तो काफी इंप्रूवमेंट आया है। यानी जिस वक्त आजादी थी उस वक्त 20 यूनिवर्सिटी और 496 कॉलेजेस हमारे पास थे, आज वो नंबर्स बढ़ के 42,343 कॉलेजेस पहुंच चुके हैं, और ये 20 यूनिवर्सिटीज बढ़ के 1056 पहुंच चुकी है। यानी इसमें सेंट्रल भी है, स्टेट भी है, डीम्ड भी है, प्राइवेट भी है, सबको मिला लिया गया है। ओके, लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। वो ये है कि भाई इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एजुकेशन कैसे अभी भी एक चैलेंज है, हाउ इट इज स्टिल अ चैलेंज। ओके, दिस इज द लास्ट पॉइंट। तो लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि 25% ऑफ आवर पॉपुलेशन दे आर स्टिल अनएजुकेटेड, स्टिल दे डोंट हैव एनी सेंस ऑफ एजुकेशन, और उसका रीजन जो है वो ये है कि पॉवर्टी है। तो पॉवर्टी की वजह से एजुकेशन पे पूरा उसका एक तरीके से इम्पैक्ट पड़ रहा है। यानी पॉवर्टी है तो एजुकेशन नहीं है, और एजुकेशन नहीं है तो अगेन पॉवर्टी, यानी ये एक तरीके से विशियस साइकिल होता है, एक दूसरे के साथ चलता रहता है। इनएडुकेट वोकेशनलाइजेशन, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन जितनी ज्यादा इवनिंग यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस हो सकती हैं वो नहीं है। जेंडर बाइसनेस अभी भी है। देखिए, एक रिपोर्ट यहाँ पे मैंने लगा दी है कि men had much education than women, specifically 62% of women receive no schooling at all compared to 31% of men। ये भी एक सर्वे बताता है कि जस्ट डबल, डबल एक तरीके से आप कह सकते हो कि ड्रॉप आउट है, या फिर आप ये कह सकते हो कि स्कूल तक भेजने का कोई भी कल्चर है ही नहीं। लो रूरल एक्सेस लेवल अगर हम बात करें तो यहाँ पे रूरल इलाकों में बड़ी प्रॉब्लम है। यानी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो जो होती है वो ट्रांसपोर्टेशन की होती है, कि गांव के बच्चे शहरों के स्कूलों का एक्सेस नहीं कर पाते बिकॉज दे डोंट हैव अ प्रॉपर फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट, और रूरल इलाकों में आज भी उस लेवल के और उस तरीके से स्कूल्स वगैरह नहीं देखने को मिलते हैं। दूसरी और लास्ट चीज जो है प्राइवेटाइजेशन, यानी प्राइवेटाइजेशन भी लगातार होती जा रही है एजुकेशन की, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि वो लोग जो कि फाइनेंशियली उतने साउंड नहीं है वो एजुकेशन को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस लेक्चर ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। उसमें हमने कई टॉपिक्स पे चर्चा किया है, डिस्कशन किया है। तो कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको आप लोग याद रखिएगा, जैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्यों होता है और उसके सोर्सेस क्या हैं। इससे रिलेटेड कुछ आगे और भी जो चीजें जिस पे हमने बात की उसको भी देख लीजिएगा, वहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम आवर साइड। स्टे ब्लेस्ड गाइस एंड कीप ऑन वॉचिंग इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। थैंक यू।